जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांतों पे चर्चा हो रही थी। और एग्जाम में सिद्धांत आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, या प्रीलिम्स में कभी कोई मैच कराने के लिए क्वेश्चन पूछ देता है, मिलाने के लिए कौन सा सिद्धांत किसने दिया है, या फिर उसके विचार एक तरफ लिख करके और जो भूगोलवेत्ता हैं या विद्वान हैं जिन्होंने उस सिद्धांत को दिया है उनका नाम दे देता है, और ये बताना होता है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो एक दो सिद्धांतों पे चर्चा हम और कर लेते हैं जो कि सिलेबस में भी है। तो आज जो हम सिद्धांत की चर्चा करेंगे वह है अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत। इससे पहले हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि पे और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत देखा था। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में कार्ल मार्क्स और माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को देखे हम लोग। उसी क्रम में अब उन लोगों ने क्या बताया सिद्धांत में, जैसे मार्क्स ने बताया कि जनसंख्या वृद्धि का कारण पूंजीवाद है और वो श्रम का संचय करने के लिए ही जो श्रमिक वर्ग है वो श्रम का संचय करता है, इस दौरान वो जनसंख्या में वृद्धि कर देता है। ऐसे माल्थस जी ने कहा कि जब संसाधन उपलब्ध होते हैं लोग, तो संसाधनों का यदि अवरोध ना होता तो जनसंख्या वृद्धि और तेजी से होती। उनके कहने का मतलब था कि यह संसाधन की कमी अगर है तो लोग जनसंख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर उनको खाने के लिए दे दिया जाए तो वो जनसंख्या बढ़ाएंगे। ये अपनी अपनी विचारधाराएं थी जो लोगों ने दी, और इसी क्रम में अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है। इसका जो मूल विचार है, ये प्रोफेसर सिजविक जो थे उनकी एक पुस्तक थी। इसका मूल विचार प्रोफेसर सिजविक, इनका नाम याद रखिएगा। इनकी पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी में इन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया था। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये पुस्तक का नाम पूछ लेता है, जिसी में एक बार नाम मैंने देखा प्रीवियस ईयर में कि नाम पूछा गया है राइटर का और उसकी पुस्तक का नाम। ये 3 राइटर्स का नाम दिया हुआ था और उसके बगल में तीनों की किताबों का नाम दिया हुआ था, जिसमें उन्होंने प्रमुख सिद्धांत अपने रखे थे, विचार प्रस्तुत किए थे। तो इसमें इन्होंने सिजविक जी ने अपना ये सिद्धांत तो दिया, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, लेकिन इसमें कहीं भी अनुकूलतम शब्द का इस्तेमाल इन्होंने नहीं किया था। यानी प्रारंभिक विचार था जो अपने लेख में, अपनी पुस्तक में इन्होंने चर्चा किया, लेकिन इनकी पुस्तक में चर्चा होने के बाद में इस सिद्धांत को क्रमबद्ध और वैज्ञानिक आधार अगर किसी ने प्रदान किया तो प्रोफेसर कैनन थे, एडविन कैनन, इनका नाम आता है। एडविन कैनन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सिद्धांत को क्या किया, क्रमबद्ध किया। क्रमबद्ध का मतलब थोड़ा सा वैज्ञानिक किया, इसको क्रमबद्ध और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया और एक सिद्धांत के रूप में पब्लिश किया। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का आशय क्या होता है, क्यों इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो जब इससे पहले के जो सिद्धांत आए उसमें इन्होंने देखा कि जनसंख्या और संसाधन, इन दोनों के बीच में ही संबंधों की व्याख्या लोग करते आए हैं। जनसंख्या और जो उपलब्ध संसाधन है, या जिसे जीविकोपार्जन के साधन कह सकते हैं, इन्हीं संसाधनों के बीच में जो संबंध था, उसी संबंध की व्याख्या सभी सिद्धांतों में किया गया। इन्होंने भी वही किया इस सिद्धांत में भी, बशर्ते इन्होंने कहा कि एक जनसंख्या का एक स्तर होता है, एक लिमिट में जनसंख्या का होना क्या होगी, आवश्यक होता है। किसके लिए? संसाधनों के पूर्ण दोहन के लिए। इनका मतलब था यदि किसी क्षेत्र में जो संसाधन है, उन संसाधनों का दोहन करने के लिए या उसके अनुकूल जनसंख्या का होना आवश्यक है। अनुकूलतम जनसंख्या से आशय है कि किसी देश या क्षेत्र में एक निश्चित समय में, समय देखिए हमेशा ध्यान में रखा करिए कि कोई भी बात एक समय अंतराल के बीच में लागू होती है। ठीक है, अगर सिद्धांत भी हो तो वो समय अंतराल के बीच में ही लागू होगा, यानी 2 समय के बीच का जो समय होगा वो हमेशा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि समय के साथ और खासकर परिवर्तनशील जो अवधारणाएं होती हैं, अब जनसंख्या परिवर्तनशील है,
तो इस पर कोई कहे कि आज एक सिद्धांत दिया जाए, एक विचार दिया जाए और अगले 200-400 सालों तक वो प्रासंगिक हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या बदलेगी और वो सिद्धांत के जो विचार हैं वो भी बदल जाएंगे अपने आप। तो अनुकूलतम जनसंख्या से आशय इन्होंने बताया कि जनसंख्या की वो मात्रा जो उस क्षेत्र के संसाधनों का क्या कर सके, पूर्ण दोहन कर सके। जनसंख्या की वो मात्रा जो उस क्षेत्र के संसाधनों का पूर्ण दोहन कर सके या अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक हो। जो उस क्षेत्र की संसाधनों का पूर्ण दोहन कर सके या फिर क्या करे, अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक हो। अधिकतम उत्पादन के लिए आवश्यक हो। अलग अलग विद्वानों ने अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में अलग अलग विचार रखे हैं, अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती है। अनुकूलतम जनसंख्या का आप इतना सा अर्थ समझ के में अपने आप रखिएगा कि किसी क्षेत्र में जो संसाधन है और उस क्षेत्र में जो जनसंख्या है, तो जनसंख्या इतनी होनी चाहिए कि उस क्षेत्र के संसाधनों का वो पूर्ण उपयोग कर सके, ठीक है, या पूर्ण दोहन कर सके या अधिकतम उत्पादन कर सके उस क्षेत्र के संसाधनों का। और ये बात आप पहले से भी जानते हैं और मैंने बताया भी है कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। इसका मतलब कि उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसे ये ज्ञान अगर हो जाता है कि इस संसाधन का उपयोग हम कैसे करें, तो वो संसाधन हो गया कोई भी चीज़। और अगर उसका उपयोग उसे नहीं पता है तो फिर वो संसाधन नहीं है। तो जनसंख्या इतनी हो कि उस क्षेत्र के संसाधनों पे ओवरलोडेड ना हो और इतनी कम भी ना हो कि संसाधन होते हुए भी वो उसका दोहन न कर पाए। तो यही अनुकूलतम जनसंख्या है। होता क्या है कि मान लीजिए कि संसाधन 60% है, 60% संसाधन किसी क्षेत्र में है या 60 यूनिट मान लीजिए, और उस क्षेत्र में जनसंख्या 20 यूनिट है जो कि अपर्याप्त है, उसके लिए संसाधनों का पूर्ण दोहन नहीं कर सकती है। तो निम्न जनसंख्या होने के कारण भी ये सही नहीं है। तो अब जनसंख्या बढ़ानी चाहिए कि नहीं बढ़ानी चाहिए? बढ़ानी चाहिए। ये सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या को आप उस मात्रा तक ले जाइए कि संसाधनों का आप पूर्ण दोहन कर सकें। तो यहां जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहा है ये, लेकिन अगले ही स्टेटमेंट में कहता है कि जनसंख्या इतना ऊंचा भी मत बढ़ा दीजिए, आप इतना ज्यादा भी मत ले जाइए कि जनाधिक यानी जनसंख्या अधिक की समस्या आ जाए, अति जनसंख्या भी ना होने पाए, नहीं तो संसाधन कम पड़ जाएंगे तो भी समस्या होगी आपको। इसका अर्थ यह है कि बीच में जनसंख्या होनी चाहिए, इतनी अनुकूल होनी चाहिए जनसंख्या जो संसाधनों का दोहन करके अपना अधिकतम विकास कर सके। भाई एक कोई क्षेत्र है, ठीक है, और पता चला कि वहाँ पे 1 बिलियन का लगभग काला सोना, ब्लैक गोल्ड यानी कोयला उपस्थित है। उस क्षेत्र में जनसंख्या मात्र 1000 है। अब $1 बिलियन का वहाँ पे कोयला है। अब उस पूरे कोयले का अगर दोहन कर लिया जाए तो 1 बिलियन की इकोनॉमी उस क्षेत्र में क्रिएट हो जाएगी। अब 1000 लोग उस $1 बिलियन की कीमत का जो कोयला है उसका दोहन नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 1000 टन हो या 10,000 टन कोयला है, उसका दोहन वो नहीं कर पा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरी संख्या ही कम है। तो संसाधन होते हुए भी वहाँ पे जनसंख्या कम होने के कारण वो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। फिर लोगों ने कहा तो जनसंख्या बढ़ाओ। अब जनसंख्या वो बढ़ाने लगे, 1000 से 3000 व्यक्ति हुए, जब 3000 तक लोग हुए तब ये हुआ कि 3000 तो हो, अब तो आराम से इसका दोहन कर सकते हो। उन्होंने दोहन किया। अब उस 3000 व्यक्ति ने 10,000 टन कोयले का उत्पादन कर लिया। अब सबकी इनकम ठीक ठाक थी, लेकिन जनसंख्या यहीं पे रुकी नहीं, वो जनसंख्या बढ़ते बढ़ते कितनी पहुंच गई? 10,000। अब ये जनाधिक की समस्या हो गई। अब आप उत्पादन तो कर लोगे 10,000 टन का कोयला तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या आपकी इनकम प्रति व्यक्ति जो आय है आपकी, क्या वो उच्च है? नहीं है।
क्योंकि जितना 5,000 व्यक्तियों को मिलना था अब वो 10,000 व्यक्तियों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रति व्यक्ति आय गिरने लगेगी। अर्थात अनुकूलतम जनसंख्या की जो पॉइंट है, जो बिंदु है, जहाँ पे जनसंख्या अनुकूल होती है उस क्षेत्र के संसाधनों के अकॉर्डिंग, अगर उससे अधिक हो गई जनसंख्या तो आपकी इनकम गिरने लगेगी। यही बात इस सिद्धांत में कहा गया। अगर जनसंख्या कम है तो आप दोहन नहीं कर पा रहे हो, तब भी आपकी इनकम कम है, प्रति व्यक्ति आय निम्न है। अब जनसंख्या अधिक हो गई तब भी आप दोहन तो कर ले रहे हो, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट ज़्यादा लोगों में हो रहा है, तब भी आपकी इनकम कम हो गई। यानी ये बीच की एक अवस्था ऐसी होगी जहाँ पर जनसंख्या भी ठीक है और संसाधनों का पूर्ण दोहन भी हो रहा है और प्रति व्यक्ति इनकम भी ऊपर बनी हुई है। यही जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत है। इसमें अलग अलग लोगों ने, कुछ विद्वानों के नाम जैसे प्रोफेसर रॉबिन्स ने एक बात कही थी इसके संबंध में। देखिए, इन विद्वानों का नाम आप ध्यान में रखिएगा। प्रोफेसर रॉबिन्स, इन्होंने बताया कि जो अनुकूलतम जनसंख्या है वो क्या है, उसकी परिभाषा दिया कि अधिकतम उत्पादन संभव करने वाली जनसंख्या, अधिकतम उत्पादन संभव बनाने वाली जनसंख्या, अधिकतम उत्पादन संभव बनाने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। ये बात इन्होंने कही। इन्होंने वही बात कही जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई किसी क्षेत्र के संसाधनों में का उपयोग आप अधिकतम कर सके, आपकी इनकम अच्छी रहे, इसके लिए अनुकूल जनसंख्या होनी चाहिए, ना कम होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा अधिक होनी चाहिए। प्रोफेसर डाल्टन थे, उन्होंने कहा कि अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान कर सके। प्रोफेसर डाल्टन वो जनसंख्या जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान कर सके। यह होगी अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है, तो अनुकूलतम जनसंख्या का आशय आपने देखा, उसका अर्थ क्या होता है कि ऐसी जनसंख्या जो किसी क्षेत्र के संसाधनों पर काम करे और उसका अधिकतम उपयोग कर सके और उस क्षेत्र के लोगों की ना क्या हो, प्रति व्यक्ति इनकम जो है वो उच्च बनी रहे, जनसंख्या ना कम हो ना ही अधिक हो। ये तो थी अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा। ये आपने जो देखा ये तीनों अनुकूलतम जनसंख्या की परिभाषा है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं कैनन जी ने क्या बात कही अपनी विचारधारा में। तो ये सिद्धांत कैनन जी का है और फाइनली हम देखते हैं कि इनके अनुसार अनुकूलतम जनसंख्या क्या है और अनुकूलतम का अर्थ क्या है और कैसे हम अधिकतम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। ये सारी बातें इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया है। एक मॉडल के द्वारा एक ग्राफ दिया है इन्होंने। ग्राफ जो भी बनाया जाए आप उसे ध्यान में रखें हमेशा, कई बार आप देख लें। कारण क्या है कि ग्राफ जो होता है वो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत देता है। अगर आप ग्राफ भी याद है आपको तो ग्राफ को एक्सप्लेन अगर आप कर देते हैं तो सारी समस्या लगभग पूरा का पूरा सिद्धांत आप वहाँ पे सही कर लेते हैं। तो कैनन के अनुसार ये अनुकूलतम जनसंख्या का जो विश्लेषण करते हैं तो कहते हैं कि किसी निर्धारित समय अवधि में श्रम की जो संख्या है उसको एक निश्चित मात्रा तक, एक निश्चित सीमा तक बढ़ाने से क्या होता है, जो उसका प्रतिफल है, प्रतिफल का मतलब संसाधनों में, संसाधनों का जो रिजल्ट आता है, जो इनकम होती है आपकी, वो अधिक अनुपात में बढ़ता है। इन्होंने जो पूरी बात कही वो ये कि एक निश्चित समय अवधि तक श्रम में वृद्धि करने से प्रतिफल बढ़ता है। एक निश्चित समय तक श्रम में वृद्धि की जाए तो क्या होगा, प्रतिफल जो होगा उसका रिजल्ट जो है वो बढ़ेगा। यहाँ पे एक शब्द और आप जोड़ लीजिए, समय अवधि सीमा, मतलब कि एक समय तक
श्रम में। समय अवधि और सीमा यानी एक क्राइटेरिया हो उसकी, एक निश्चित समय अवधि में। अब ऐसा ना हो कि अगले 400 सालों में भी आप जनसंख्या की वृद्धि ना कर पाएँ। तो एक समय निर्धारित किया जाता है कि एक निश्चित समय तक ये नियम लागू होता है। किसी क्षेत्र में जो भी संसाधन है, अगर आप उन संसाधनों को एक निश्चित समय तक, एक निश्चित सीमा तक, यानी एक समय, एक टाइम पीरियड के अंदर आप इतनी जनसंख्या या वहाँ का जो श्रम है उसको आप बढ़ा लेते हैं, तो क्या होगा, जो प्रतिफल होगा उस क्षेत्र का, प्रतिफल मतलब रिजल्ट आएगा जो, वो क्या होगी, बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन एक निश्चित सीमा के पश्चात प्रतिफल का अनुपात घटने लगता है। लेकिन एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित सीमा के बाद प्रतिफल का अनुपात घटने लगता है। यही बात इस सिद्धांत में कही गई है, यही पूरी बात है। ये कैनन ने अपने सिद्धांत में इतना ही एक्सप्लेन किया कि किसी क्षेत्र में एक समय तक अगर श्रम में वृद्धि की जाए एक सीमा तक, तो जो उसका प्रतिफल होगा वो क्या होगा, उसका अनुपात बढ़ेगा। लेकिन एक निश्चित समय सीमा के बाद में अगर श्रम आप बढ़ाते हैं, श्रम का मतलब होगा यहाँ जनसंख्या में वृद्धि, अगर एक निश्चित सीमा के बाद अगर श्रम बढ़ता ही रहे तो फिर क्या होगा, जो प्रतिफल होगा, संसाधनों के दोहन से जो प्राप्त रिजल्ट होगा, या जो धन प्राप्त हो रहा है, या प्रति व्यक्ति इनकम हो रही है, वो क्या होगी, गिरने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, एक ग्राफ द्वारा इन्होंने प्रदर्शित किया इस चीज़ को। जैसे इन्होंने बताया कि ये जनसंख्या है और ये प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, मान लीजिए 0 है, 10, 20, 30, 40 और 50, ये जनसंख्या की यूनिट है। 10, 20, 30, 40 और 50 ये क्या है, प्रति व्यक्ति आय की यूनिट है। तो इन्होंने बताया कि एक समय तक आप मान लीजिए कि आप जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, जनसंख्या इधर की ओर बढ़ रही है। अब जैसे यहाँ पर देखें, एक समय तक आप बढ़ाते गए, फिर जनसंख्या में गिरावट प्रारंभ कर दिए। हुआ क्या कि ये जनसंख्या तो बढ़ रही ना, यहाँ आप देखिए, ये ग्राफ मत देखिए, आप ये देखिए कि जनसंख्या यहाँ से आगे बढ़ रही है। ये आप देखिए, जनसंख्या चाहे ऊपर से ऐसे जाए और चाहे नीचे से ऐसे जाए, जनसंख्या तो आगे बढ़ रही है भाई। यहाँ 10, यहाँ 0 यूनिट 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, 50, ये बढ़ ही रही है। इनकम में क्या हो गया, शुरुआत में तो इनकम ठीक ठाक थी, चल रही है, निम्न जनसंख्या थी तो निम्न इनकम थी। लेकिन जब जनसंख्या उच्च बनी, ठीक है, तो जब जनसंख्या यहां तक आई, ये देखिए, ये अब इनका कहना था कि भाई जनसंख्या की जो 30% मात्रा है वो क्या है, अनुकूल है। यहां देखिए 30% है ना, 30% मात्रा अनुकूल है किसके लिए, अधिकतम आय के लिए, मैक्सिमम इनकम के लिए। ये इनकम है ना, तो मैक्सिमम इनकम के लिए 30% तो ठीक है। लेकिन जब आप जनसंख्या यहाँ से अब आप आगे बढ़े, जब जनसंख्या 40% की है, तो अब 40% में जनसंख्या की स्थिति कैसी हो गई, अब ये जो संसाधन है वो कम हो रहा है। तो अब 40% पे आप देख लीजिए संसाधन क्या है, ये गड़बड़ हो गया। आपने जनसंख्या 50% पर पहुंचा दी यहां पर, और जैसे आप 50% पे अपनी जनसंख्या को लेकर गए, यही है ना 50% यहाँ पे, तैसे ही आपकी इनकम क्या हो गई, 10% हो गई। ये देखो, ये ग्राफ इन्होंने दिया, कहा भैया सबसे ज़्यादा अगर विकास आप करना चाहते हो संसाधनों का, तो आप सबसे अधिक इनकम आपकी यहाँ थी 35%। तो सर्वाधिक इनकम आपकी 35% इनकम कब थी, जब आपकी जनसंख्या 30% थी। मान लीजिए कि जनसंख्या परसेंटेज में अगर नहीं देख रहे हैं तो अब 30,000 या 3,000 मान सकते हैं। और यहाँ जनसंख्या 3,000 थी, तब आपकी इनकम 3,500 थी। लेकिन जब जनसंख्या आपने 4,000 कर दिया तो आपकी इनकम घट के 28,000 हो गई। ठीक है, अब जब जनसंख्या आपने बढ़ा दिया और 50,000 पे पहुंची जनसंख्या, या 5,000 पे जनसंख्या पहुंची, तो इनकम क्या हो गई, 10,000 हो गई।
इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे आप 3,000 के आगे अगर जनसंख्या ले जा रहे हैं तो भी इनकम घट रही है, अगर 3,000 से नीचे है तो, अब अगर 2,000 जनसंख्या है तो तब भी आपकी क्या है, इनकम कम ही है। लेकिन जब आप 3,000 हैं तब आपकी इनकम 35,000 के आसपास है। तो यही क्या है, यह जनसंख्या का, यह है अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है, और ये क्या है, अब यहाँ पे जनसंख्या अधिक हो गई तो इसी बोलते हैं जनाधिक, जनाधिक की स्थिति है। एक समय तक तो आपने जनसंख्या बढ़ाया और जब आप 3,000 जनसंख्या आपकी हो गई तो उस क्षेत्र में आपकी सबसे अधिक इनकम थी। अब अगर इससे ज़्यादा आप बढ़ा दोगे तो फिर ये संसाधन बढ़ेगा नहीं बल्कि और घटने लगेगी। ये बात इन्होंने अपने ग्राफ में कही। अब आप देखिए कि संसाधन जो हैं पृथ्वी पर वो सीमित मात्रा में है, तो आपकी जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है लेकिन संसाधन तो उतनी ही है ना भाई। अगर जल संसाधन है पृथ्वी पर तो वो उतना ही रहेगा, वो साइकिल वाइज चेंज होता रहे, कुछ भी बदले रूप रंग अपना, पर जल संसाधन उतनी ही मात्रा में रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इसको ये अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है और ये कहता है कि एक निश्चित सीमा तक जनसंख्या को बढ़ाने पर क्या होता है, जो उस क्षेत्र से प्राप्त इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है या जो प्रतिफल है वो अधिकतम होता है। लेकिन जब हम जनसंख्या को और आगे और ज़्यादा बढ़ाते रहते हैं तो क्या होता है, प्रतिफल कम होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए जनसंख्या लिमिट में होनी चाहिए, ये बात इन्होंने कही थी। ये जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत है, इसको आप बना लीजिए चित्र। फिर आगे इन्होंने कुछ बातें और कही हैं, वही सारी बातें जो अब तक आपने समझा है। ठीक है, ये कहते हैं कि अनुकूलतम बिंदु क्या है, जहाँ पे अधिकतम उत्पादन हो सके वही तो अनुकूलतम बिंदु होगा, ये पॉइंट। इस सिद्धांत में ये बताते हैं, व्याख्या इसकी करते हैं और इसकी विशेषता के तौर पे कि जनसंख्या अनुकूलतम से अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय घटने लगती है। ठीक है, एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकता है आपके कि जनसंख्या अनुकूलतम से यदि बढ़ जाए, यानी यहाँ जनसंख्या 3,000 पे है या 30% पे है और अगर ये बढ़ जाए तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में कमी आती है या प्रति व्यक्ति आय घटने लगती है। ये बात इन्होंने स्पष्ट किया अपने देश। ठीक है, और जनसंख्या क्या होती है, ओवर पॉल्यूटेड हो जाती है, यानी जनसंख्या की स्थिति अधिक होती है, अर्थात जनसंख्या जनाधिक की स्थिति में पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने स्पष्ट किया कि संसाधन पर जनसंख्या का दबाव उपलब्ध प्रौद्योगिकी निश्चित करते हैं। ठीक है, कि किसी संसाधन पर जनसंख्या का दबाव होगा कि नहीं। भाई अगर टेक्नोलॉजी आपके पास है तो संसाधन पर दबाव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि तब आप उसका अधिकतम दोहन कर पाएंगे, संसाधनों का भी, और ढंग से अच्छे तरीके से दोहन कर पा रहे हैं। और अगर आपके पास संसाधन नहीं है तो आप मानव श्रम या मानव पूंजी से अगर दोहन करना चाहते हैं तो शायद उतना बेहतर से दोहन ना कर पाएँ, या कोई क्षेत्र छूट जाए, या संसाधनों को अगर रूप बदलना है तो अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो फिर कोई संसाधन जिस रूप में है उसी रूप में आप उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो उसके अगले रूप रंग को भी आप, उसकी अगली अवस्था का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जल संसाधन, जब तक हम वेव एनर्जी या टाइड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इन सब पे काम नहीं करना जानते थे, कोई तकनीकी नहीं थी, तब तक हमारे लिए समुद्री संसाधन या जल ऊर्जा नाम का कोई चीज़ था ही नहीं। अच्छी टेक्नोलॉजी आने से जल को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तरंगों को एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो वो भी एक संसाधन का नया रूप आ गया हमारे सामने, उसका भी हम अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र की जो टेक्नोलॉजी होगी वो किसी क्षेत्र में संसाधनों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगी और वहाँ की जनसंख्या उस पर भारी पड़ेगी, दबाव बनाएगी या फिर नहीं, ये भी तय करेगी उस क्षेत्र की तकनीकी विकास। ठीक है,
कोई भी देश अनुकूलतम जनसंख्या वाला देश कब कहलाएगा? जब उपलब्ध संसाधनों की तुलना में व्यक्तियों की संख्या क्या हो? संतुलित हो। यानी उपलब्ध जो संसाधन है, उपलब्ध संसाधनों की तुलना में जब व्यक्तियों की संख्या अर्थात जनसंख्या क्या हो? संतुलित हो। ऐसा नहीं कि बहुत कम हो या फिर बहुत अधिक हो, तो फिर अनुकूलतम जनसंख्या वाला देश वो नहीं कहलाएगा। अगली बात इन्होंने स्पष्ट किया कि जनसंख्या या जो उस क्षेत्र में अनुकूलतम बिंदु बनेगा जनसंख्या का, ये यहाँ तक संसाधनों से प्राप्त जो इनकम होगी वो क्या होगी? अधिकतम होगी। उसके बाद में वो गिरने लगती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि जैसे 1 बीघे खेत में 4 मजदूर लगे हुए हैं, 4 श्रमिक लगे हैं जो उसकी गुड़ाई कर रहे हैं, और वो 2 दिन में उसको कंप्लीट काम करके वहाँ से फाइनल करेंगे। वो 2 दिन में कर लेंगे। ये उनके लिए उस क्षेत्र जो वहाँ पे काम है, उस काम को करने के लिए वो 4 लोग पर्याप्त हैं। अब उन चारों लोगों की इनकम देखी जाए तो 2 दिन में मान लीजिए कि 1000 रुपया एक व्यक्ति वो पा रहा है, 500 रुपया पर डे। जनसंख्या सीमित थी, काम उसके पास सीमित था, तो इसलिए उसकी जो इनकम थी वो 1000 थी, अनुकूल थे अभी। अचानक से ये हुआ कि उसमें 4 श्रमिक और ऐड हो गए। अब वो जो 4 लोगों को 4000 मिलना था, अब उस पर 8 लोग आ गए और काम तो उतना ही है। अब खेत तो नहीं बढ़ गया भाई, वो तो 2 बीघे 4 बीघे जो था वो उतना ही है, उसमें जो काम था वो भी उतना ही है, लेकिन करने वालों की संख्या बढ़ गई। ठीक वही कि जब 3000 लोग थे तब 4000 उनकी इनकम थी, यानी जब खेत में काम करने वाले 4 लोग थे तब 4000 इनकम थी उनकी, 1000 रुपये पर व्यक्ति। लेकिन जब खेत में काम करने वालों की संख्या दुगुना हो गई तो उनकी पर व्यक्ति इनकम कितनी हो गई? 500 रुपये हो गई। अगर 4 दूनी 8 लोग हो गए थे तो अगर काम भी दोगुना हो जाता तो इनकम बरकरार रहती, बनी रहती उनकी 1000 रुपये पर व्यक्ति। लेकिन अब इनकम कम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि काम ही कम था, अब व्यक्ति ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय या उत्पादन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, बल्कि उसमें गिरावट हो रही है। उसी जगह पे 4 लोगों का काम है, अगर 2 ही लोग होते तो भी समस्या थी, तब नुकसान किसान का हो जाता। क्यों? क्योंकि जो काम उसे 2 दिन में चाहिए था वो काम अब आप 8 दिन में कर रहे हो, तो तब भी आप पूरा काम नहीं कर पा रहे हो। 2 दिन का काम 8 दिन का समय लग रहा है तो नुकसान हो रहा है। यानी आपकी इनकम तो 2000 होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो इनकम कितने दिन में 2000 होगी? 4 दिन में 2000 हो रही है, 5 दिन में या 6 दिन में 2000 हो रही है, तो उसका कोई अर्थ है? एक निश्चित समय में आपका उत्पादन बढ़ना चाहिए, आपकी इनकम बढ़नी चाहिए और एक निश्चित क्षेत्र में बढ़नी चाहिए, तब भी। तो कुल मिलाकर के जो काम था वो 4 लोगों का था, 4 लोग होने चाहिए वहाँ पे, तब वो क्या होती? अनुकूलतम जनसंख्या होती उस कार्य को करने वाली। ठीक है, यही बात इन्होंने स्पष्ट किया अपने मुख्य रूप से अपने सिद्धांत में। यही अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत है जो ये कहता है कि किसी क्षेत्र विशेष में एक सीमा तक जनसंख्या को बढ़ाने से उस क्षेत्र का विकास होता है और उस क्षेत्र में जो लोग हैं उनकी इनकम बढ़ती है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद में जब जनसंख्या अनुकूल हो जाती है, किसके? उस क्षेत्र के संसाधनों के साथ संतुलन बन जाता है। यदि उसके बाद भी जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर पर व्यक्ति इनकम या आय कम होने लगेगी। ठीक है, ये बात इन्होंने अपने सिद्धांत में कही है। तो जनसंख्या अनुकूलतम सिद्धांत कैनन महोदय द्वारा प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है जो कि कंप्लीट होता है। इसकी आलोचना कभी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, तो आलोचना इतना है कि जो किसी क्षेत्र के संसाधनों का जो उत्पादन है वो सिर्फ जनसंख्या पर निर्भर नहीं होता है। इन्होंने टेक्नोलॉजी की कोई बात नहीं की है अपने सिद्धांत में, इन्होंने सिर्फ जनसंख्या की बात की है। तो किसी क्षेत्र में जनसंख्या ही सिर्फ संसाधनों के उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उस क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी कार्यरत है। इसका अंदाज़ा शायद उस समय नहीं था, लेकिन आज तकनीकियों के द्वारा, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा संसाधनों का ठीक ठाक हम दोहन कर पा रहे हैं। अभी मैंने बताया कि नई तकनीकी से हम समुद्री ऊर्जा को निकाल रहे हैं, नई तकनीकी से हम बहुत सारे इंजन बना रहे हैं, बहुत सारी मशीनरी बना रहे हैं, है नहीं? तो जो तकनीकी विकास है उससे भी हम संसाधनों में भी वृद्धि कर सकते हैं, सिर्फ जनसंख्या में ही नहीं, संसाधन में भी वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत को कंप्लीट कर दें। कल एक छोटा सा सिद्धांत और है सेटलर का, उसको भी देख लेंगे, उसके बाद में सिद्धांत का सिलसिला ख़त्म होगा
और फिर आगे हम जनसांख्यिकीय गुणों पे बात करेंगे, उसकी विशेषताएं, संरचना क्या है। 2-3 क्लास और होगी, 4 क्लासेस, उसके बाद में जनसंख्या भूगोल कंप्लीट हो जाएगा।